पाइथागोरस एक बंदे का नाम था और उसने हमें एक थ्योरम दिया था, वो थ्योरम को पढ़ाने वाला। वैसे ये कहा जाता है कि जो अपने भारत के मैथमेटिशियन हैं उन्होंने सबसे पहले ये दिया था पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में दिया था, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला था। और चाइना वाले भी बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने भी, उनके मैथमेटिशियन ने भी ये थ्योरम बहुत पहले दिया था। तो इसके ऊपर लड़ाई तो चल रही है कि हमने दिया था, इसका नाम ये रखते हैं। बट कुल मिलाकर अपनी बुक्स के अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से प्रचलित है, ठीक है। और हमें लड़ाई से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें अपने नौकरी की लड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा लेना देना है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, कि अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर राइट एंगल है, तो इसको बोलते हैं बेस। मतलब बेस यानी कि जिस आधार पर ये ट्रायंगल खड़ी है, और इसको बोलते हैं ट्रायंगल की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, हिंदी में कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज यानी कि सबसे बड़ी साइड, 90 के सामने वाली साइड को छोड़कर जो बाकी दो साइड्स हैं, उन दोनों का स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बहुत बार यूज होएगा, इतनी बार यूज होएगा कि हद हो जाएगी, आपको लगने लगेगा पाइथागोरस आपका ही दोस्त है, इतनी बार यूज होएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो, कोई भी बेस हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको ये बता दूं कि इस वाली साइड अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं आपको बता दूं कि इस साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इस साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी कि किन्हीं भी दो साइड की लंबाई अगर मैं आपको बता दूं तो तीसरी साइड की लंबाई आप बताने के एबल होनी चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी दो की बताई तो इसकी क्या होगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, बोले तो 50 और 11 61। तो h की वैल्यू हो जाएगी दोस्त √61। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर ये क्या आया, ये अंडर रूट में आया, ये 5 था, ये 6 था, ये अंडर रूट में आया। मैं कुछ ऐसी वैल्यूज भी ले सकता हूं जिससे वो अंडर रूट में ना आए। अगर मैं इसको 3 लूंगा और इसको 4 लूंगा, ये वैल्यूज स्पेशल हैं, ये नहीं है कि आप कुछ भी रखोगे वहां पर अंडर रूट में नहीं आएगा। ये देखो अंडर रूट में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, यहाँ पर 4 रखता हूँ, तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। तो h इज इक्वल टू 5। 4 5। तो ऐसे नंबर जो तीनों इंटीजर हों, तीनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, और वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हो, यानी कि ऐसे 3 नंबर जिनमें सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फिर पाइथागोरस की तिकड़ी, ऐसे आप बोल सकते। तिकड़ी यानी कि 3 नंबर्स का ग्रुप है ना, कुछ भी आप बोल लो है। तो ये इन 3 नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है। तो एग्जामिनर ये चीजें भी यूज करता है कि भैया 5 6 √61, इसको भी यूज करता है। बेसिक सी बात है, रूट को आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन बहुत बार, बिकॉज ये देखने में अच्छे लगते हैं ना इंटीजर 3 4 5 है, तो वो बहुत बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को यूज करता है, ऐसे नंबर्स को यूज करता है जो कि तीनों इंटीजर्स हैं और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर्स देखने में बहुत आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे ये 3 का और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, 5 का और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 5 है, ये साइड 12 है, तो ये वाली साइड 13 होगी। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, 169 का √13 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इनको एग्जामिनर बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको क्या होएगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 50 है, ये 120 है, तो आपको इनके अंदर 5 और 12 की झलक दिख रही है।
ये 5 का 10 गुना है, ये 12 का 10 गुना है, तो ये 5, 12, 13 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, तो ये 13 का 10 गुना होगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, और इनके जो मल्टीपल हैं वो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। और जरूरी नहीं है इसका 10 गुना करना या इसका 2 गुना करना, इसका अगर मैं हाफ भी करूंगा तो वो भी फॉलो करेंगे। इनका कुछ भी गुना आप कर लो, अगर ये साइड 5/2 गुना है और ये साइड 12/2 यानी कि 6 है, तो ये वाली साइड 13/2 होगी। ये 5 का आधा, ये 12 का आधा, ये 13 का आधा। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपको कल को ये बोलता है, देखो इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये 50 है और ये 14 है, तो ये बताओ, तो आप क्या देखोगे, 7, 24, 25, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये 25 का डबल है, ये 7 का डबल है, तो बचा कौन सा, 25 का डबल, 7 का डबल, तो ये 24 का डबल 48 है। अब एक बार ये और बताओ, 8, 15, 17, ये 8 का डबल, ये 17 का डबल, तो ये 15 का डबल 30। तो कई स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल के अंदर, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड आएगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो कई बार अगर एग्जामिनर ऐसे दे देता है तो ये नहीं है 30 को वहां पर कर दोगे, है ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगी, हमेशा कर्ण का रोल प्ले करेगी सबसे बड़ी साइड का। ठीक है, अगर ये यहां पर 34 है तो आप बोलोगे यहां पर 30 होगा। फिर आप बोलोगे सर अगर यहां पर 34 हो तो मेरे से क्या पूछ रहे हो, यहां पर 34 हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहां पर 34 हो तो 16 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, और इनके मल्टीपल्स भी और इनके सब मल्टीपल्स भी। सब मल्टीपल यानी कि इसको आप 2 से भाग कर दोगे सबको तो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, इन सबको 5 से भाग कर दोगे तो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल लूं, देखो अगर मैं ऐसे कर दूं कि भैया ये 1 है और ये 2.4 है, तो ये क्या होएगा, मैंने किया क्या, मैंने इसको 5 से भाग कर दिया, 1 आया, मैंने इसको 5 से भाग कर दिया, 2.5 आया, तो इसको 5 से भाग करने पर क्या आएगा, 2.6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो हमें नहीं दिखेगा, अरे दिख जाएगा, ऐसे देखो ये 2.4 है, आपको ये पॉइंट तंग कर रहा है, तो हर एक चीज को 10 गुना कर लो, बाद में 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो मैंने हर एक चीज को, ये 1 था ना, मैंने इसको 10 बना दिया, इसको 24 बना दिया। अब आपको पता है ये 5 का डबल है, ये 12 का डबल है, 5, 12, 13, ये 23, ये 13 का डबल होगा, 13 दूनी 26, लेकिन आपने हर एक चीज को 10 गुना किया था, तो अब 10 से भाग कर दो, ये 2.6 है। एग्जामिनर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को बहुत ज्यादा यूज करता है, सबसे ज्यादा, और आजकल कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को भी वो यूज करने लगा है। ठीक है, ये जो पहले 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं इनको भी वो आजकल काफी यूज करने लगा है, 9, 40, 41। तो अब आप बोलोगे सर हम कैसे याद रखेंगे इन सारी चीजों का, तो एक ही इलाज है दोस्त, इनको बार बार देखना पड़ेगा, जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा उनको आप लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद उनको रेगुलरली देखते रहो। कुछ कुछ दिन में जब भी आपको ध्यान आए एक बार इनके ऊपर नजर मार ली, जैसे आप टेबल्स को याद रखते हो ऐसे ही इनको एक जगह पर लिख लो, इनके ऊपर एक बार नजर मार लेना, बस ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं कि एग्जामिनर कैसे यूज कर सकता है, तो आपको वहां पर भी ये देखने को मिलेंगे, वैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, तो 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29 इनको भी यूज कर रहा है। और ये जो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ये भी बेशक से भले ही एक बार देख रहे हो क्वेश्चन में, फिर भी मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये भी देखने को मिले हैं, भले ही एक बार देखने को मिले हो आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये भी हैं, तो एक बार जब आप नजर मार लोगे, और ये देखो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे हैं जिन 2 के आगे 65 आता है, तो इनको यूज करने में भी एग्जामिनर को मजा आता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर वो 65 को यूज करके 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फंसा सकता है, या दोनों के अंदर 65 है तो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फंसा सकता है एक ही क्वेश्चन में, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर उनकी एक साइड को बराबर कर देगा। मजा आता है एग्जामिनर को ऐसा करने में, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, तो इनके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना। 16, 63, 65
33, 56, 65, आगे भी हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यूज हुए हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 1, ये थोड़े से कम हैं लेकिन ये यूज हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंस नंबर 1 कर देते हैं, लेकिन इससे कम इंपॉर्टेंट है ये। और ये एक एक बार यूज हुए हैं, मैंने एक आधे क्वेश्चन में ही देखे हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 100 तक के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके सामने लिख दिए, जो बाकी बचे थे कल को ये भी वो यूज ना कर ले। तो मैंने जो बचे खुचे हैं, जो छोटी छोटी वैल्यूज के पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आप बोलोगे सर इनके अलावा और भी हैं क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनफाइनाइट है, अनगिनत है। फिर आप बोलोगे सर वो और भी यूज कर सकता है क्या? वो और नहीं यूज करेगा। क्यों? अगर वो हजारों में यूज कर लेगा कि 50,337 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बनाता है उसको यूज कर लेगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो इलॉजिकल होगा, तो वो उसको यूज नहीं करेगा। वो एक हिसाब से अपने सिलेबस से बाहर है, तो ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ये लगा लो मोर देन एनफ आपको दे दिए हैं। इन सब के ऊपर रेगुलर नजर मारते रहो। ठीक है, इनको भी देख ही सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज इनके ऊपर आपको नजर मारनी जरूरी है। क्लियर है दोस्त? तो अब मैं आपको बताता हूं भैया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, उनका बेसिक फॉर्मेट क्या है, कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। इनको जनरेट करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको बता दूंगा जो यूनिवर्सल है, इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं लिख रहा हूं u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इसको मैं लिख रहा हूं दोस्त 2uv। ये जो तीनों मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। क्लियर है? ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। यहां से सारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं u और v की वैल्यू डालकर। जैसे एक बार देख लेते हैं, अगर मैं u की वैल्यू 2 डाल दूं और v की वैल्यू 1 डाल दूं, उन्हें कौन से वाला निकलेगा? ठीक है, जस्ट वैसे ही देख लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट। ठीक है, और आप यहां पर लगाकर भी देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लगाने का इजी तरीका बताऊं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़कर आप ये देखोगे उसका स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। उससे अच्छा ये करो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, तो भी तो ये आना चाहिए ना। इन दोनों के स्क्वायर का सम वो है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो इसका स्क्वायर आएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो अलजेब्रा में हम कर चुके हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ, सॉरी घटाएंगे तो ट्वाइस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 4ab। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। इसका स्क्वायर आया कि नहीं? हाँ जी आया, चेक हो गया। ठीक है, तो अब देख दोस्त, अगर मैं u की वैल्यू 2 ले लूं और v की वैल्यू 1 ले लूं तो कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रहा है? तो यहां पर बनेगा 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, एक तो 4 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, और 2 के स्क्वायर 4 में 1 जोड़ दिया 5, तो 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे जी हाँ आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं इनकी जगह 2 और 2 डाल दूं तो कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकलेगा देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, फिर ये 0 हो जाएगा, तो 2 और 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो और इसको पॉजिटिव रखना, साइड नेगेटिव नहीं होती ना, तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे का घटाना। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 का स्क्वायर 4 गया 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 12, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 5 12 13। ये भी मैंने आपको बताया है 3 4 5, 5 12 13। ठीक है, तो सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहां से जनरेट किए जा सकते हैं। तो एग्जामिनर या तो इसको डायरेक्टली यूज करता है कई बार, या कभी कभी इसको वो ऐसे भी यूज करता है। टेंशन मत लेना इससे, ठीक है, इसको मैं आगे क्वेश्चंस में यूज करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही हेल्पफुल चीज है, आपको मजा आएगा जब एक्चुअल में यूज होगी तब। और ट्रिग्नोमेट्री में वो इस फॉर्मेट को काफी यूज करता है, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताऊंगा और वहां पर यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स दिखे ना मेरे ऊपर छोड़ दो, सब आसान करूंगा मैं। ठीक है, तो मान लो मैं v की जगह पर 1 रख दूं, v की जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2u, और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1। तो वो इस फॉर्मेट को भी कई बार यूज करता है। जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको अच्छा समझा पाऊंगा कि इसका क्या यूज है।
ठीक है, वो ये बता देगा कि हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर ये होगा। यू और वी वाला केस है और वी की जगह उसने 1 यूज कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, पाइथागोरस के कजन ने एक थ्योरम दिया था। जब पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया तो उसके काका या ताऊ ने बोला कि देख देख पाइथागोरस ने क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है, सोता रहता है। तो उसके कजन ने इंस्पायर होकर, पाइथागोरस ने थ्योरम दिया तो उसके एक कजन ने भी ऐसा ही थ्योरम दिया था। मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को स्लाइटली मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करके, जो में आता है। मैं उसको कोसाइन रूल से प्रूव भी कर सकता था, बट मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पाइथागोरस कजन थ्योरम बोलता हूँ। क्यों, आपको पता लग जाएगा। देखो, आपको एक बात पता है कि ए बी सी कि 90 डिग्री के सामने ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बात पता है कि नहीं है? बताओ, पता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, लेकिन अगर मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड्स की लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगी ये दिखाता है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड की लंबाइयों के बीच में ये रिलेशन या ये संबंध होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या संबंध होगा वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं पाइथागोरस कजन बोल रहा हूँ, यहीं से निकाल लेंगे। कैसे? प्रैक्टिकली सोचेंगे। देखो, वहां पर यही ट्रायंगल है ए बी सी, बस मैंने किया क्या, ये एंगल अगर 90 के बराबर है तो ये रिलेशन ट्रू है। अगर मैं इस एंगल को 90 से बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो देख लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं 90 से। तो मैंने इस एंगल को 90 से बढ़ा दिया। ठीक है, इस एंगल को 90 से थोड़ा बढ़ा दिया, तो अब ध्यान से देखो, ए बी की लंबाई पर कोई फर्क पड़ा? मेरे को ध्यान से बताना। अब अगर मैं इस डंडे को, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल बनी है, अगर मैं इस डंडे को ऐसे कर दूं तो ए बी की लंबाई पर कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ए बी यहाँ पर जितनी लंबी है उतनी ही यहाँ पर लंबी है, लंबाई में थोड़ी फर्क पड़ा है। अगर मैं अब ऐसे खड़ा हूं, मेरी कुछ हाइट है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, हाइट तो उतनी ही रहेगी ना, ओवरऑल मैं उतना ही लंबा रहूंगा। तो बस मैंने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये चीज अभी भी उतनी लंबी है, अभी भी उतनी लंबी है, इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी। बीसी की लंबाई पर कोई फर्क पड़ा? आप बोलोगे जी नहीं, बीसी की लंबाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस ट्रायंगल की तीसरी साइड की लंबाई पर फर्क पड़ गया। ये थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि यहां पर इस एंगल का मुंह इतना फटा हुआ था, है इतना फटा हुआ था, बाद में मैंने इसके मुंह को थोड़ा और फाड़ दिया। तो इन दोनों साइड की लंबाई तो सेम रहेगी, लेकिन तीसरी साइड की लंबाई बढ़ जाएगी। तो अगर, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ध्यान से, कि जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड ये है, उसके सामने वाला एंगल अगर 90 है तो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर की वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर ए सी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है। देखो, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू तो उतनी ही रही, ठीक है, इनकी उतनी ही रही, लेकिन जो ए सी स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहां पर बढ़ गई है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू तो बढ़ गई है और इनकी वैल्यू उतनी है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू इनसे बड़ी हो गई है। तो जब सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस हो, तो उसकी लेंथ का जो स्क्वायर है, अगर उस सबसे बड़ी साइड के वाला, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है तो उसकी लेंथ का स्क्वायर उनके स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। अगर एंगल 90 के बराबर है तो उसकी लेंथ का स्क्वायर उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर एंगल 90 से छोटा है तो उसकी लंबाई का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बढ़ा तो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर की लंबाई बढ़ी उस चीज से। एंगल 90 के बराबर तो स्क्वायर की लंबाई बराबर। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 से छोटा तो क्या होएगा, उसकी लंबाई भी उन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटी है। यहां पर वो केस भी दिखा देते हैं, देख लो। क्लियर है? तो एग्जैक्टली वही काम किया है मैंने इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर दिया है यहाँ पर। तो अब की बार ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इस लंबाई पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन जो ए सी स्क्वायर है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो अगर एंगल 90 से छोटा कर दोगे तो ए सी स्क्वायर थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से। सर ये काम कहाँ पर आएगा?
दोस्त ये काम आएगा जब एग्जामिनर आपको साइडों की लंबाई दे दे और आपसे ये पूछ ले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कैसे? अगर एग्जामिनर आपको ये दे दे कि भैया एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडों की लंबाई 5, 6 और 8 है, बताओ ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कैसी ट्रायंगल है। तो वहां पर तुक्का थोड़ी मारेंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर आप देखोगे 64 है, और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर को जोड़ो तो इसका स्क्वायर है 25, इसका स्क्वायर है 36। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 11 61। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो एंगल 90 के बराबर। अगर ये बड़ा है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायंगल बनी है दोस्त कुछ ऐसी है, 90 से थोड़ा सा बड़ा एंगल है। तो आपने क्या देखना है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो सबसे बड़ी का वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है या छोटा है। इससे सबसे बड़ी साइड के सामने वाले एंगल के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। और पाइथागोरस कजन थ्योरम क्यों बोला? क्योंकि यहीं से मैंने इसको प्रैक्टिकली एक्सटेंड कर दिया। अदरवाइज मैथमेटिकल वे में, बोरिंग वे में आपको बता देता, आप बोलते बहुत अच्छे सर, समझ में आपको आता नहीं, फिर मजा नहीं आता है। प्रैक्टिकली चीजों को करने में मजा आता है। तो भाई अब क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। देखो सर, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:6। टू साइड्स, अच्छा दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:6, देन द ट्रायंगल इज। तो अगर ट्रायंगल की साइड्स 3:4:6 रेशियो में, तो आप क्या देखोगे? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या है? 36। और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर क्या है दोस्त? 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बड़ा है बाकी दो के स्क्वायर के सम से, यानी कि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, यानी कि ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब आप बोलोगे सर सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल आप क्यों देखते हो? क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है वही डिसाइड करेगा कि ट्रायंगल एक्यूट है, ओब्ट्यूस है, राइट है, कैसी है। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 से छोटा है तो बाकी सारे भी छोटे हो गए, तो एक्यूट हो गई। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 के बराबर है, और सबसे बड़ा एंगल ही होगा 90 के बराबर, छोटे वाला एंगल थोड़ी हो सकता है, फिर तो बड़ा एंगल 90 से ही बड़ा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल में। तो सबसे बड़ा एंगल अगर 90 के बराबर है तो राइट होगी, सबसे बड़ा अगर ओब्ट्यूस है तो ओब्ट्यूस हो। ठीक है, तो एग्जामिनर, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको साइड्स की लेंथ का रेशियो देगा। ठीक है, अगर वो आपको ये बोले कि किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ का रेशियो 5:12:13 है, तो आप क्या बोलोगे? भाग के बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तो मैंने आपको याद करवाए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ मेरे को, तो अब एग्जामिनर को पता है कि भैया 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एग्जामिनर को पता होगा ना। तो ये देखते ही कई स्टूडेंट ऐसे आंसर मारते हैं कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अब की बार मेरे दोस्त उसने कोण का रेशियो दिया है, ना कि साइड्स का। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, CHSL 2019 में पूछा गया एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब की बार उसने कोण बताया है, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोण को निकाल लो। ठीक है, कि भैया 3x या फिर 180 को, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 को 3:4:5 रेशियो में बांट लो। एक तो ये तरीका है, फिर आप देख लो कि सबसे बड़ा एंगल क्या है। लेकिन इनको बांटने की जरूरत नहीं है, आप बांट सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको यही तो देखना है ना कि जो सबसे बड़ा एंगल है 45 वो 90 के बराबर है या 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। मेरे को एक बात बताओ, जब सबसे बड़ा एंगल 90 के बराबर होता है तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू क्या है? सबसे बड़े एंगल की वैल्यू है 90। और इन दोनों एंगल का सम क्या है? इन दोनों एंगल का सम भी 90 है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 होता है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो सबसे बड़ा एंगल भी 90, बाकी दो भी 90। तो यानी कि अगर सबसे बड़े एंगल का सम बाकी दो के सम के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर सबसे बड़े एंगल का सम क्या, मतलब सम तो क्या होगा एक चीज का, अगर सबसे बड़ा एंगल बाकी दो के सम से भी बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाकी दो का सम क्या है? बाकी दो का सम है 7 है, और सबसे बड़ा एंगल क्या है? 5। तो सबसे बड़ा एंगल तो छोटा है, सबसे बड़ा जो एंगल है वो इन बाकी दो एंगल्स के सम से छोटा है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं आपको ये बोलता कि किसी त्रिभुज में एंगल्स का रेशियो है 1:2:3, तो आप क्या देखोगे? सबसे बड़ा एंगल जो है बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर है। तो तीनों एंगल्स का सम 180 है, ये इसके बराबर है, यानी कि सबसे बड़ा एंगल 90 होगा और बाकी दो का सम मिलाकर 90 होगा। ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर 1:2:3 रेशियो है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि 30, 60, 90 एंगल है।
सीधा देखकर पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि किसी ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो 4:7:11 है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब पता लग रहा है कि इन दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर है, यानी कि ये 90 डिग्री का है और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के हैं, तभी तो ये मिलकर बनाएंगे 180। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल्स के केस में आप ऐसे देखोगे, एक्चुअल में इक्वेशन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, बताओ भाई, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर हाइपोटेन्यूज क्या होगी, सबसे बड़ी साइड की लंबाई होगी x+2 और बाकी दो साइड्स चाहे कुछ भी हो, एक x होगा एक x-2, फर्क नहीं पड़ता, किसी को कहीं पर भी लिख लो। अब आपने करना क्या, अब आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। कैसे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ऐसे आप लगाओगे, आप x की वैल्यू पाओगे। क्लियर? तरीका नंबर 1 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, आगे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ देखो, ऐसे मत लगाओ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, क्या पुराना जमाना है। ऐसे लगाओ कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो इसका स्क्वायर आता है। अब बोलोगे सर बात तो सेम ही है, बात सेम है लेकिन कैलकुलेट जल्दी होगा, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से, मैं आपको अलजेब्रा में करवा चुका हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो क्या आता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो 4ab, यानी कि 4 इंटू एक्स इंटू 2, 4ab आता है। और वो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएं तो इसके स्क्वायर के बराबर है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स गया, एक्स की वैल्यू 8, तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 3 क्या है, ऑप्शन यूज कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने आपसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, उसने आपसे पूछी है वैल्यू 8 की, तो अगर उसने आपसे 8 की सॉरी x की वैल्यू पूछी है, उसने अगर आपसे x की वैल्यू पूछी है तो उसने x की वैल्यू दी होगी। तो मैंने मान लिया x की वैल्यू 10 है, तो 10 है, ये 10, ये 8, ये 12। क्या 8, 10, 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने 100 तक आपको सारे करा दिए, ये मत सोचना सर आपने कहा 10 छोड़ नहीं दिया, सारे करा दिए। 8, 10, 12 की शक्ल याद है क्या, मैंने बताया था क्या आपको? नहीं बताया। इसको 2 से डिवाइड करो, 4, 5, 6, 4, 5, 6 नहीं बताया ना मैंने आपको, 3, 4, 5 बताया था, ये तो नहीं है। x की जगह 8 रख के देखो, x की जगह अगर आप 8 रखोगे तो 8, 6 और 10, 6, 8, 10 किसके डबल है ये? 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, 3, 4, 5 के डबल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और हम फॉलो कर रहे हैं। तो तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज चौथा तरीका आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें आती हैं। क्या कि इससे 2 बड़ा है ये, इससे 2 बड़ा है ये इससे 2 बड़ा, ये इससे 2 बड़ा। तो एक ही दुनिया में पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें सेम डिफरेंस चलता है 3, 4, 5। एक ही ट्रिपलेट है दुनिया में जो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर से बनता है। अगर इन दोनों में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इन दोनों में है, और कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर इनमें एक एक का फर्क है तो इनको डबल करोगे तो 2, 2 का फर्क आएगा, ट्रिपल करोगे तो 3, 3 का फर्क आएगा। ये मत सोचना सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको हर एक चीज के लिए तैयार कर रहा हूं मैं। एक बार देखोगे क्या ज्योमेट्री को, फिर तो कभी नहीं बनेगा काम, बार बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा मैं आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजा आ जाए आपको। क्लियर है? कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी जो तीनों साइडों की लंबाइयां हैं वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा है दुनिया में जिनमें ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, या जिन जितना गैप है उतना ही गैप इन दोनों में। ठीक है, मतलब बाकी इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, ये मत बोलना ये भी वैसा, ये भी बाकी इसके मल्टीपल यहीं से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई, P and Q आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई 9। एक बार करो इसको, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मान लो अपने पास 2 सर्कल्स हैं, इसका रेडियस है जी 9 और एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है जी 2। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके सेंटर्स के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा? 11 का। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस 9 है, एक का रेडियस 2 है, और दोनों के सेंटर के बीच में 11 की दूरी है, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता लग जाना चाहिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ 2 सर्कल हैं, 9 और 2 हैं, और दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आपको क्या पता लगेगा? अरे सर 10 सेंटीमीटर की दूरी कैसे होगी? तो वो मिलेगी ऐसे, ये क्या हुआ, ये 9 है, ये पूरा 9 है ना, ये 8 है, ये 1 है, वो 2 था, ये 8, 1, 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना कितना चाहिए? होना चाहिए 11 का, है कितने का? 10 का। तो ये 10 का क्यों हुआ? ये 1 कम क्यों हुआ? क्योंकि एक जो है वो कॉमन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि 2 सर्कल है, एक का रेडियस 9 है, दूसरे का रेडियस 2 है, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, अगर मैं आपको बोल दूं 11 से ज्यादा डिफरेंस बोल दूं कि 17 है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया सर्कल थोड़े से दूर दूर है। 9 और 2 11, दोनों के बीच में 6 का गैप है। ठीक है, तो देखो जरा इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। और एक बात और, आगे बढ़ने से पहले सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को 3-4 बार लिख लो, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लिख लोगे, नहीं तो कम समझ में आएगा, मजा नहीं आएगा, देखो फ्रूटफुल नहीं होगी चीजें। ठीक है,
पी एंड क्यू आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई 9 and 2। अच्छा, रेडियस 9 और 2 है, और वेयर पी एंड क्यू सेंटर है और सेंटर के बीच में डिस्टेंस 17 है, तो अगर सर्कल टच करेंगे तो डिफरेंस 11 आएगा। ये तो 17 है, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर है सर्कल्स। छोटा बनाऊं क्या? चलो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये पी है, तो मतलब पूरी फिगर पता नहीं आ पाएगी कि नहीं, बट आप इतने समझदार तो हो। ठीक है, ये 9 है, ये 2 है, और ये पूरा 17 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आर इज सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर। आर एक दूसरे सर्कल का, थोड़ा सर्कल आपको नहीं दिखेगा, बट क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, विद रेडियस x, इसका रेडियस जो है वो x है, ये इसका सेंटर हमने मान लिया r, और ये दोनों सर्कल्स को टच करता है। इसने बताया है विच टचेस ईच ऑफ द अबव सर्कल्स एक्सटर्नली। एंगल पी आर क्यू इज 90, एंगल पी आर क्यू 90 है, ये 90 है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इस सर्कल का जो रेडियस है ये x है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्त, इस 17 को देखकर आपके दिमाग में कुछ खटक रहा है? 4 ट्रिपलेट कौन कौन से बताए थे, बताओ जरा। 3, 4, 5, 11, 7, 14, 15, 16, 25, 8, 15, 17, 9। ये लिखा देखा था चौथे नंबर पर, आगे तो और भी बताए थे, बट ये लिखा 9, 40, 41, और भी बताए थे 11, 60, 61, 8, 15, 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे आपकी मदद करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4 बार लिख लो। अभी भी नहीं लिखे हैं तो जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को रोको, 3-4 बार लिख लो। अब की बार बात माननी पड़ेगी, पिछली बार नहीं मानी थी। ठीक है, लिख लो। तो ये 17 है, तो इनमें से एक 8 होगा, एक 5 होगा, ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, बिकॉज ये रेडियस है ना, ये 9 है, तो ये तो 8 होने से रही, इस ट्रायंगल की साइड यही हो सकती है। ये 8 कैसे होगी? अगर ये 6 हो, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो 9 से 15, 6 और 2 8, 8 15 17, मजे आ गए, रेडियस 6 है। एक तो स्टूडेंट ऐसे कर लेगा जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है, और आपको मैं याद करा दूंगा, मेरे साथ बने रहोगे तो ऑफकोर्स याद करा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर ऑप्शन यूज कर लो, ऑप्शन यूज कर लो। आप रेडियस को 4 मान लो, ये 2 है, 2 है, 9 है, 9 है, तो 4 और 4 देख लो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? 6, 13 और 17, ऐसा तो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको नहीं बताया। 6, 13, 17, 8 आप रख लो, तो 10, 17 और 17, ऐसा भी मैंने कोई भी नहीं बताया। तो जब आप 6 रखोगे तो आपके दिमाग में 32 चलेगी। नंबर 2 इस ऑप्शन यूज कर लो। नंबर 3 है भाई, इसकी जगह x मान लो और अपने मन की इच्छा कर लो पूरी, अगर तसल्ली नहीं हुई है तो इसकी जगह x मान लो, और बिकॉज ये 90 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, तो आप लो 9 + x का स्क्वायर प्लस 2 + x का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, यानी कि 289। आगे इसको सोल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, आगे अपने आप x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये करने का तरीका नहीं है एग्जाम के अंदर, बाकी तरीके सीखो। ठीक है, अगर वो नहीं आते तो भी उनको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बताइए जनाब। ABC इज ए ट्रायंगल, AB = 5, ये तो आया हुआ क्वेश्चन आपके CGL 2017 Tier 2 में। AB = 5, AC = √41। ठीक है, BC, AB 5 है, AC √41 है, BC 8 है। ठीक है, ये पूरी BC 8 है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये परपेंडिकुलर है AD। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? तो इस AD की लंबाई क्या होगी? तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रायंगल ABD देखकर कुछ दिल मचल रहा है भैया? ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, तो 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब आप बोलोगे इसको 3 लो या इसको 3 लो, किसी को भी ले लो, हिट एंड ट्रायल करना है, पक्का थोड़ी है ये आंसर होएगा, जस्ट चांसेस है। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का, तो अगर मैंने इसको 3 माना, इसको 4 माना, 3, 4, 5, यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर और सेटिस्फाई होना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये पूरा 8 है, 8 में से 4 के 4, तो 3, 4, 5, यहाँ पर तो 5 होना चाहिए। तो भैया ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप दूसरा देखो, इसको 3 मान के देखो, 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5, अगर ये 3 है तो ये 5 होगा। आप बोलेगे जी हाँ, 3 और 5 8 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41, 41, √41 सेटिस्फाई कर रहा है, तो AD की लंबाई इज 4। तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 क्या है? तरीका नंबर 2 है ऑप्शंस यूज करना। ऑप्शंस को आप कैसे यूज कर सकते हो? देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। आप ये मान लो कि मान लो ये 12 है आंसर, तो अगर ये 12 है तो देखो 90 डिग्री के सामने 5 है, सबसे बड़ी साइड 5 होनी चाहिए, तो 12 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। सबसे बड़ी साइड 5 है, तो क्या AD इस ट्रायंगल के अंदर 6 हो सकती है? नहीं हो सकती। एक्चुअल ऑप्शन है और एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 Tier 2 का। तो देखो, सबसे बड़ी साइड 5 है और ये साइड भी 5 है, मतलब क्या मजाक कर रहे हो क्या? गुटका खा के बनाया क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने, है ना? तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन में, कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है ऑप्शन की।
तो नंबर 2 इज कि आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, एंड नंबर 3 अपना कन्वेंशनल वे यूज़ करते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिस कैटेगरी के तहत हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसकी बेइज्जती थोड़ी करनी है, वो भी तो लगाकर आपको क्वेश्चन बताएंगे। भैया यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया ए, बी डी को, तो ये हो गया 8 माइनस ए। तो ए डी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए डी की लंबाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 1, राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 2, तो ए डी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, ए डी की लंबाई इसके हिसाब से निकालूंगा, इसके हिसाब से निकालूंगा और इक्वेट कर दूंगा, दोनों को बराबर रख दूंगा। ट्रायंगल नंबर 1 के हिसाब से ए डी का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो 5 माइनस ए का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर, और ए डी की लंबाई दूसरी ट्रायंगल की इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 41 माइनस 8 माइनस ए का स्क्वायर, तो 8 माइनस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना ए माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस में साइन चेंज करता चलूंगा, तो माइनस 64 माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2 ए भी आना था, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 है। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, इस 16 ए को इधर ही रखो, 16 ए, ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गए 2, माइनस का 23, माइनस का 23 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 48, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 16 थी 48, 3। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 3 है तो 3 4 5 ए की पॉसिबिलिटी है, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम बचते हैं ट्रिपलेट्स के कारण, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 4 निकालते हैं, इसलिए ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। 3 4 5 तो ये 4 है, आंसर इज ऑप्शन। आर यू गेटिंग मजा आउट ऑफ दिस लर्निंग वाला मजा? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। बताओ। A ladder 6.5 meter long is standing against a wall and the distance between the base of the ladder and the wall is this। देखो ये एक दीवार है, ये धरती है, ठीक है, और यहाँ पर ये सीढ़ी खड़ी है, सीढ़ी ऐसे ही खड़ी होती है धरती के ऊपर, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द लैडर, लैडर के पैर और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5.2 है। अब सीधा देखते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, दीवार ऐसे ही बनाते हैं ना आपके गांव में, टेढ़ी तो नहीं बना देते, राइट एंगल ट्रायंगल होगा दीवार का धरती से। ठीक है, हाँ कई बार टेढ़ी होती है लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एग्जामिनर की दादागिरी चलेगी। तो अब ये देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो आप निकालोगे वो 6.5 का स्क्वायर माइनस, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, माइनस 5.2 का स्क्वायर अंडर रूट। और दूसरा ऑप्शन हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सहारा लें, तो ये किसका मल्टीपल है, 13 5 65। अच्छा एक पॉइंट भी लगा हुआ है, पॉइंट को इग्नोर करो, अभी सिर्फ मल्टीपल देखो, 13 5 65। ठीक है, 13 यानी कि 5 का 13 गुना, 4 का 13 गुना, 5 5 4 3 है ना, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 आना चाहिए, ये नहीं है यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 वहां पर 3 लगा के बैठे हैं जरा। ठीक है, 5 का 13 गुना, 4 का 13 गुना, 3 का 13 गुना, तो 13 3 39, 13 3 39, 3.9, बिकॉज एक पॉइंट को हमने इग्नोर किया था, तो पता लगी कितने ऊपर लगी है सीढ़ी, सीधी सीधी। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द टॉप ऑफ द लेडर नाउ स्लिप्स, जो लेडर का टॉप है वो थोड़ा सा फिसल जाता है, 1.4 मीटर फिसल जाता है, देन बाई हाउ मच विल द फुट ऑफ लेडर स्लिप। तो अगर ये ऐसे लेडर फिसल जाएगी तो यहाँ से ऐसा कुछ होएगा, ये फिसल कर ये उधर जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो, ये देख पा रहे हो कि अगर लेडर ऐसे है, ये फिसलेगी तो ये बैक थोड़ा सा दूर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो तो ये बोल रहे हैं कि 1.4 मीटर ये स्लिप कर गया, तो 3.9 तो ये पूरा था। ठीक है, 1.4 यहाँ पर है, तो फिर ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 3.9 माइनस 1.4 यानी कि 2.5। और लेडर की लंबाई कितनी रहेगी, अब लेडर की लंबाई तो नहीं बदलती ऐसे फिसलने से, है ना, इसी के गाँव में, क्लियर है। तो लेडर की लंबाई है 6.5, तो फिर से देखो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरी ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो देखो जरा ये 5 का 5 गुना है, 5 का 5 गुना, ये 13 का 5 गुना है, 13 का 5 गुना, तो 5 और 13 किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखे थे आपने, 5 12 13 के अंदर देखे थे। ठीक है, तो 5 का 5 गुना, 13 का 5 गुना, 12 का 5 गुना, 12 5 60, तो ये 60 होना चाहिए, लेकिन हमने एक के बाद पॉइंट को इग्नोर किया, ये 6.0 है एक्चुअल में, तो ये पूरा 6.0, ये 5.2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक और मस्त क्वेश्चन बताऊं, उसको प्रॉमिस करो उसके ऊपर दिमाग लगाओगे और मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे, भले ही आपके 10 मिनट लग जाए, 10 मिनट का अलार्म लगा लो, फिर देख लेना मेरी एक्सप्लेनेशन। ईजी है, ये नहीं है वो 10 मिनट में निकलेगा पहले ही, ये नहीं है कि भी ज़्यादा देर में निकलेगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि बस निकालो आप ही, आधी मिनट में निकल जाएगा क्वेश्चन, नॉट ए बिग डील। A ladder is resting against a vertical wall and its bottom is 2.5 मीटर away from the wall। ये वॉल है, इसके सहारे एक लैडर जो है वो रेस्ट ले रही है, आराम कर रही है। ठीक है, जो इसका बॉटम है ये 2.5 मीटर अवे है यहाँ,
ठीक है। इफ इट स्लिप्स 0.8 मीटर डाउन, अगर ये यहाँ से 0.8 मीटर नीचे सरक जाती है तो ये यहाँ पर ऐसे सरक जाएगी, ठीक है। इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाई 1.4, तो ये 1.4 मीटर दूर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 है, 1.4 मीटर दूर हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेडर की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं? 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं बस, ACD और C और BCE, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। बस 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है या पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं BC की लंबाई मान लेता हूँ जी x, मान लो BC की लंबाई मैं x मान लूँ, तो सबसे पहली ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ACD के अंदर, ट्रायंगल ACD के अंदर x प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर बराबर है, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा AD के स्क्वायर के। ACD में बोल रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये लेडर की लंबाई है, लेकिन लेडर की लंबाई कभी भी बदलती नहीं है। तो अब दूसरी ट्रायंगल बोले तो BCE से सेम चीज निकालूंगा, उसको इसके साथ इक्वेट करूंगा। तो ट्रायंगल BCE में लेडर की लंबाई का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ये 2.5 प्लस 1.4 3.9 का स्क्वायर। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बखूबी निकाल सकते हो। और जैसे ही आपने x की वैल्यू वहां से निकाल कर यहाँ रखी, तो आप लेडर की लंबाई भी निकाल लोगे। बट हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका है मैं आपको बताया था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास है यूज ऑप्शंस यूज कर लो, ठीक है। ऑप्शंस यूज करोगे तो इस ट्रायंगल को देखो, BCE को, BCE देख रहे हो जी हाँ। तो BCE के अंदर लेडर की लंबाई उसने बताई है, तो लेडर की लंबाई आप 6.2 मान लोगे कि लेडर की लंबाई 6.2 है। इसकी मदद से आप ये देखोगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखेंगे, ठीक है। x की लंबाई आ जाएगी, फिर लेडर की लंबाई तो सेम रहेगी, आप देखोगे यहाँ पर भी वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो सबसे फास्ट है, इसलिए सिर्फ वही करके दिखाऊंगा। इस तरफ देखो, नीचे वाली साइड कितनी लंबी है दोस्त, 3.9। 3.9 को, ये हिट एंड ट्रायल है, लेकिन ये लगेगा आपके एग्जाम में, टेंशन मत लो, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। CDS में पूछा गया है, CDS 1 के अंदर 2019 में पहले पेपर में, ठीक है। 3.9 किसका मल्टीपल है, 13 3 39, 13। तो एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 12 13, उसके अंदर जो 13 है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, 90 के सामने थोड़ी है, तो यानी कि 3, तो ये 3 का 13 गुना है, ये 3 का 13 गुना है। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, BCD की, BCE की, सॉरी ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। BCE ये 3 का 13 गुना है, तो 3 4 5 को मैं चेक कर रहा हूँ, तो हाइपोटेन्यूज जो है, ऐसे नहीं चेक करोगे तो फिर वही वे आपका रहेगा, ठीक है बेस्ट। तो 5 का 13 गुना होएगा, 5 का 13, 13 5 65, 6.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 13 गुना, तो वो 5 का 13 गुना, ये 4 का 13 गुना, 13 चौके 52, 5.2, 13 4 से 52, और हम एक पॉइंट भी लगा रहे हैं। अब मेरे को सिर्फ दूसरी ट्रायंगल के अंदर चेक करना है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल, इतना ही छोटा सा क्या। अब दूसरी ट्रायंगल ACD के अंदर ये पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई है 52 और 8 60, 6.0। ये क्या है, ये है 2.5, तो ये 5 का 5 गुना है, ध्यान से देखो, 5 का 5 गुना, ये 12 का 5 गुना, और लेडर की लंबाई क्या है, 6.5। यहाँ पर अगर लेडर की लंबाई 6.5 है, तो ये भी तो सेम लेडर है, पड़ोसी से मांगकर थोड़ी लाए, सेम लेडर है, तो इसकी लंबाई भी 6.5 होगी। तो 5 12 13, 5 का 5 गुना, 12 का 5 गुना, 13 का 5 गुना, सेटिस्फाई तो कर गया। तो लेडर की लंबाई 6.5 है, समझ में आ गई बात। CDS 2019 1 का क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं, बताओ भाई। ए पॉइंट D is taken from the side BC of a right angle triangle ABC where AB is hypotenuse, AB hypotenuse है। इसको करने के सारे तरीके बताऊंगा, फास्ट भी और कन्वेंशनल भी, टेंशन ना लो। AB हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। अब इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट D इज टेकन फ्रॉम द साइड BC, एक पॉइंट D साइड BC से लिया गया है, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि बताओ नीचे वाले में से कौन सा ट्रू है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ने ये बताया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये इनकी साइड्स का कितना रेशियो है, कुछ बताया है नहीं। उसने क्या बोला, उसने बोला सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो भी उसने बोला, ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा। फिर उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए वैल्यू पुटिंग, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं वैसे मैं वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ, एक स्पेशल केस चेक कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं वो ट्रायंगल लूंगा जो इजी पड़ेगी। मैं 3 4 5 वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू छोटी छोटी हो,
वो लूँगा। लेने को तो बड़ी बड़ी वाली भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया जी 3, इसको मैंने ले लिया 4, इसको ले लिया 5। और एग्जामिनर ने क्या बताया है, डी जो है वो BC के ऊपर एक पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मैं इसको कहीं पर भी ले रहा हूँ, मैं बीच में ले रहा हूँ। और जस्ट मैं चेक करके देखूंगा कि कौन सी कंडीशन है जो इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब देखो देख लेते हैं। AB² यानी कि 25 प्लस CD² CD यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू BC² BC यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस AD² AD। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो ये √13 है। तो √13 का स्क्वायर 13। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। क्या पता सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं ना, उसमें भी तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब सेकंड को चेक करो। CD का स्क्वायर 4, BD का स्क्वायर 4, AD का स्क्वायर 13, 13 का डबल 26, 4 और 4 26, गलत। AB का स्क्वायर 25, AD का स्क्वायर 13, BD का स्क्वायर 4, गलत। AB का स्क्वायर 25, AC का स्क्वायर 9 और AD 13 दूनी 26, गलत। यही आंसर। अब आप बोलोगे सर ये आपने 2 और 2 ले लिया, आपने क्यों ले लिया? उसने मिड पॉइंट बोला नहीं था, 1 और 3 ले लो। सर उसने ये भी नहीं बोला 1:3, तो क्या 0.5:3.5 लोगे? उसे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हम वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। ठीक है, 3 4 5 मैंने लिया, अब 4 3 5 करके भी ले सकते हो। हर एक केस में यही आंसर है। तो एग्जाम में ऐसे करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, भर के मिलेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन जो रिलेवेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कन्वेंशनल वे से कैसे करते हैं। ठीक है, इसको वहां पर बना लें, अगर आपकी इजाजत ना हो तो मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। तो भैया AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, D उसने यहाँ पर पॉइंट लिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, कितनी राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर? एक तो आप बोलोगे सर ACD है, और दूसरी आप बोलोगे सर ACB है। ठीक है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों के अंदर कौन सी साइड कॉमन है? AC कॉमन है। तो मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से AC की वैल्यू निकाल रहा हूँ, AC² की। इस ट्रायंगल के हिसाब से भी AC² की वैल्यू निकालूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं करूंगा। नो जादू विल बी डन। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से AC² की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस B² यानी कि AD² माइनस CD²। ये किसकी वैल्यू है? AC² की, इस ट्रायंगल के हिसाब से, छोटी ट्रायंगल के हिसाब से। बड़ी ट्रायंगल के हिसाब से AC² की वैल्यू क्या होगी? AB² माइनस BC²। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब बताओ यही चीज उसने दी है कि नहीं? AB प्लस CD, इस CD को वो उधर ले गया, इस BC को वो उधर ले आया। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कन्वेंशनली इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका नहीं है कि साइड कॉमन मिलेगी, नहीं। वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचेंगे कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सारी चीजों को के मेल जोल बना सकते हैं आपस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझोगे। बताइए क्वेश्चन बताइए जी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 है, एंगल B 90 है। ठीक है, इफ P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड BC। तो उसने फिर से नहीं बोला कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी है वैसी है, सिर्फ उसने राइट एंगल ट्रायंगल बोला। तो ये कैसी भी हो सकती है। तो मैं अपनी मर्जी की राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा और उसके ऊपर देखूंगा कौन सा रूल लागू होगा। अब भैया जो भी रूल लागू हो रहा है हर एक तरह की राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होना चाहिए ना। तो मैं कोई भी एक केस ले लेता हूँ, उससे ईजी हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा? उसने क्या बोला? P एंड Q आर पॉइंट्स। ठीक है, उसने कुछ भी नहीं बोला कि मिड पॉइंट है क्या है। तो मैं 3 4 5 वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ भाई। ठीक है, 3 4 5 वाले ट्रायंगल आई एम टेकिंग। तो इसको मैं 3 लूंगा तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ये पूरी 3 हो गई। इसको मैंने 4 लिया तो इसको मैंने 2 और 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया। अपनी मर्जी है, उसको 1 और 2 ले लो, लगेगा, सब कुछ लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं। तो AQCP का स्क्वायर है हर जगह, तो AQ की लंबाई निकाल लेते हैं। तो AQ की लंबाई क्या होगी दोस्त? 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगी √13। ठीक है, दिख रही है ना? इज इट दिखिंग और नॉट? देन CP का स्क्वायर, CP, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √17। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया। तो AQ का स्क्वायर यानी कि 13, CP का स्क्वायर 17 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर AC, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर PQ, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये √5 है, तो 5। तो भैया 25 और 5 30 दूनी 60 इज इक्वल टू 60, गलत। बट 30 इज इक्वल टू 30 हमें पता है, तो ये 2 हट गया, तो यही ऑप्शन, ये देखो, ये 30 इज इक्वल टू 30, ये ठीक होगा। आगे अगर आप जाओगे तो 30 का हाफ 15 इज इक्वल टू 30, गलत, और ये भी गलत। जब आप चेक करोगे तो दैट इज ऑप्शन बी। आप कुछ भी चेक कर लो, 3 4 5 ऐसे ले लो, 3 4 5 ऐसे ले लो, 5 12 13 ले लो, लेकिन हम 5 12 13 क्यों लें? 5 12 13 बड़े बड़े नंबर है भाई, है? हम छोटे इंसान, हम छोटे नंबर लेंगे, है? तो 3 4 5 से हम डील करेंगे। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका भी देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो भैया यहाँ पर कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर कई सारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, दोस्त 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई अगर आप देख पा रहे हो। एक तो बड़े वाली, ठीक है, मैं सबके नाम ले रहा हूँ, एक तो ABC, एक PBQ, ठीक है, और एक AQB और एक CPB, ठीक है। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी नहीं है, इक्वेशन में जाना जरूरी हो जाता है। अब ये देखो, हर जगह उसने AQ स्क्वायर CP स्क्वायर AQ स्क्वायर CP स्क्वायर, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना। तो मैं AQ स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ऑप्शन जब ऐसे दिख रहे हैं, AQ स्क्वायर क्या है वहां पर देखो जरा, AQ स्क्वायर की लंबाई क्या है, AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, और मैं CP स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो CP स्क्वायर विल बी BC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, सर क्यों जोड़ेंगे, अरे भैया आंसर में जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो AC स्क्वायर मिल जाएगा। जी हाँ, बधाई हो, आपके घर में AC स्क्वायर हुआ है। देन BQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये BQ PB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो PQ स्क्वायर, यही ऑप्शन है बी वाला। ठीक है भाई, डन। इक्वेशन करके दिखाओ जरा, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, CGL टीयर 2 में आया है, ये 2019 में आया है, और ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, P और Q, अच्छा पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन साइड AC एंड BC, तो AC एंड BC पर P एंड Q है, ताकि AP इज टू PC, BQ इज टू QC, 1:2 है, तो AP ये 1 है तो ये 2 है, और BQ इज टू QC, ये Q है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे ये बताओ, ऐसे एग्जामिनर का ओपन चैलेंज आया इस क्वेश्चन में। तो अब देखो, तो मेरे को एक बात बताओ, एग्जामिनर ने ऐसा कुछ बोला कि ये कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो भी उसने पूछा वो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा, नहीं तो वो बताता। अगर कुछ कंडीशन होती कि भैया ये कंडीशन है ऐसी, तो हम इन सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं, अपनी खुद की ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप 3-4-5 वाले ट्रायंगल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर मैं 3-4-5 वाले ट्रायंगल लूंगा तो इसको 1:2 रेशियो में तोड़ूंगा, तो इसको तो मैं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि साइड 3 का मल्टीपल है, इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, वो खाम का फ्रैक्शन में आएगी। तो आप बोलेंगे सर अब हम क्या करें, अरे भैया इसके मल्टीपल भी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, आप लोग सर अच्छा मल्टीपल भी होते हैं, और क्या, ठीक है। तो इसका 3 गुना जो है वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, तो मैं 9, 12, 15 ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी है। तो इसको अगर मैं 9 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 रेशियो में मैं तोड़ रहा हूँ, 9 मैंने ले लिया, 3 और 6, और ये 12 मैंने ले लिया, 4 और 8 ये टूटेगी, और ये 15, ठीक है। अब आपको हर एक चीज की लंबाई पता लग गई, आप निकाल सकते हो, नहीं पता लगी है तो अब चेक कर लेते हैं। AQ स्क्वायर, AQ, तो AQ की लंबाई क्या होगी, 6 और 3 9, और ये क्या है 8, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो AQ स्क्वायर की लंबाई आ जाएगी, प्लस यही है ना, तो इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 145, प्लस BP स्क्वायर, BP ये पूरा 12 है ना, 8 और 4 12 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, BP स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 144 प्लस 36 ये कितना आ जाएगा 180, डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर, AB यानी कि 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, बढ़िया बात है, गुड थिंग। तो 15 से कट रहे हैं, बिल्कुल ये कट रहेगा, 15 से ये नहीं कटेगा, यार जोड़ ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा दोस्त 200 325 डिवाइडेड बाई 225। अब मैं इसको 25 से काटूं तो 25 से कम 25, 25 दिए 75, और 25 निम में 13:9 आ गया क्या, ये रहा। तो कुल मिलाकर बात क्या है, कुल मिलाकर हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, जो भी एग्जामिनर ने बताई है, और हमने निकाल लिया आंसर। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ, टीयर 2 2019 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं, रिलेवेंट है बस, मतलब है तो है ही पक्का वो तो है, बट मतलब सारी चीज़ें रिलेवेंट ही मैं करवा रहा हूँ आपको। तो अब ये देखो, तो BQ इस टू QC 1:2 बताया था, तो मैंने इसको मान लिया A, इसको मैंने मान लिया 2A, ठीक है। ये भी 1:2 बताया था AP इस टू PC, तो इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया 2B, इसको A to A इसको थोड़ी मानोगे, उसने ये थोड़ी बोला ये साइड इसके इक्वल है, तो अलग मानना पड़ेगा, A to B है। अब उसने जो भी बोला है देख लेंगे भाई, AQ और BP निकलवा रहा था वो, AQ का स्क्वायर, तो AQ का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, AQ का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2 और 1 3, 3B का स्क्वायर यानी कि 9B स्क्वायर,
प्लस बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। ए बी, अब ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 3b है ये 3a है, तो 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर है यानी कि 9b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर क्या भाई 9 और 4 13 ए स्क्वायर, 9 और 4 13 बी स्क्वायर, तो अगर 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा ही आलम नीचे है, अगर 9 कॉमन ले लें तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही उम्दा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर इज 13/9, ऑप्शन सी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। This side BC of a right angled triangle ABC, angle ABC is equal to 90, BC is divided, ठीक है, एंगल ABC 90 हो रहा है। चलो एंगल ABC 90 है, साइड BC को डिवाइड कर रखा है 4 इक्वल पार्ट्स में एट P Q एंड R, ऐसे BC को कर रखा है ना, तो P Q एंड R ठीक ही था है ना, ठीक ही था, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलते हैं पी क्यू आर, ठीक है। इफ ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ए आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो हमें बताइएगा भैया। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात पता होना चाहिए, आप पूछोगे सर ये बी कहाँ से आ गया और ये ए कहाँ से आ गया, तो ये मैंने आपको साइन रूल के अंदर बताया है। साइन रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि भैया मैथ्स के अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है और उसने अगर ए का यूज किया है, स्मॉल ए का, तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लंबाई की बात कर रहा है। एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन में इस चीज को यूज किया सकता है। जिस प्रकार से इस साइन का मतलब है कि इन दोनों के, जिन दो के बीच में रखा है उनको जोड़ दो, उसी प्रकार से मतलब ये एक कन्वेंशन है कि एंगल सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही बी हो रहे हैं, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एक बार इसको ट्राई कर लो। हिंट भी मैं दे देता हूँ, देखो एग्जामिनर ने तो आपको बोल दिया कि ऐसा करो, आपकी मर्जी है ना, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो ना 3 4 5, दिक्कत क्या है, नहीं दिक्कत क्या है, उसके ऊपर लगा कर देख लो जो लग रहा है, करें फिर। मेरे से पहले एक बार खुद ट्राई करो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। द मजा विल नॉट कम लाइक दिस, सो फॉर द मजा टू कम यू मस्ट ट्राई बिफोर मी। देखो तो मैंने 3 4 5 वाली ट्रायंगल ले ली है, ये 3 होगा, ये 5 होगा और 4 वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांटा है, तो इस साइड की लंबाई सबकी एक 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 होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसने क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, ए पी स्क्वायर, तो ए पी की लंबाई क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए पी स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस ए क्यू स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 13 प्लस ए आर स्क्वायर 9 1 1 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो यहाँ पर b क्या है, b है इसके सामने वाली साइड, एंगल b के सामने वाली साइड यानी कि 5, तो 5 का 3b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 3 75, ठीक है। अब ये a क्या है दोस्त, a है एंगल a के सामने वाली साइड, ये यानी कि 4, तो a का स्क्वायर है भाई 16, अब 16 की गुणा वो करवाएगा 17 से, बहुत निकम्मा एग्जामिनर है, ऐसे काम खुद नहीं कर सकता। 16 7 112, 11 हासिल आ गई, 16 कम 16 और 11 27 272 n, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है, आप इजीली निकाल लोगे। देखो ये कितना हो गया 23 और 8 नहीं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, ये हो गया जी 31 और 10 41, ठीक है। अगर 75 इधर आएगा तो 5 में से गए 4, 7 में 4 गए 3, माइनस का 34 इज इक्वल टू n, 272 को मैं इधर ले आऊंगा, n उधर रह जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। 2 माइनस में है, अगर 1 होता तो हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने पर जाएगा, 8 चौके 32, 8 3 24 और 3, ये 8 पर ही जा रहा है, n की वैल्यू -1/8, सिंपल वे है। हमने किया क्या है, खुद की ट्रायंगल बननी है, उसके ऊपर कंडीशन लगा कर देख लियो, और हमने किया ही क्या है आपने किया ही क्या है। कुछ बच्चों के आंसर आते हैं बीए किया है, बीएससी किया है, समझते ही नहीं है संदर्भ, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, सर बीटेक किया है। अब देखो, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको, यानी कि अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कन्वेंशनल वैसे करेंगे, तो चलो भाई वैसे भी कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए के सामने वाली साइड ए है, तो ये हो जाएगा जी a/4, ये हो जाएगा a/4, ये हो जाएगा a/4, ये हो जाएगा a/4, ठीक है। बी के सामने वाली साइड बी है, ये बी, और सी के सामने वाली साइड सी है, ये सी, ठीक है। तो चलिए भाई, अब ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ये निकालने हैं, तो निकालते हैं। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए पी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस ये
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 16, बस चलते रहो जो भी उसने बोला है। ए क्यू स्क्वायर होएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए बाई 4 प्लस ए बाई 4 कितना होता है, ए बाई टू का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर प्लस ए बाई फोर कितनी बार ए बाई फोर, तीन बार ए बाई फोर, यानी कि 3/4 है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/16 ए है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे बोला है, आगे उसने बोला है इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है यार ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 17n ए स्क्वायर, ठीक है। जिंदगी में टाइम रहते जब हम स्पेस को कई बार ऐसे भी लिखना पड़ता है। तो अब देखो भैया सी 3c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 कर लेता हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 और 4 5 और 9 14/16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 17n ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये 3c स्क्वायर है, ये 3b स्क्वायर है। मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह मुझे n की वैल्यू मिल जाए, यानी कि जो a b c है वो खत्म हो जाए, है ना। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, अगर मैं 3c को उधर भेज दूँ, मेरे को एक बात बताओ, b हाइपोटेन्यूज है, c जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये a है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कैसे भी लगा लो, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं 3c स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर इसको यहाँ भेज देंगे, यानी कि कुल मिलाकर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ए है, तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, हो गया जाएगा, ये तो हो गया 3a स्क्वायर। अब हर जगह से मैं ए स्क्वायर काट सकता हूँ, अब इस 3 को मैं इधर भेज सकता हूँ, उससे पहले 2 7 14 2 8 16, इस 3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो 8 3 24, 24 में से 7 गया, माइनस 17/8 इज इक्वल टू 17 इंटू n, 17 से 17 गया तो माइनस 1/8, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, CGL-T2 में पूछा भी गया है कई साल पहले, एक समय की बात है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड मीन द हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 2 साइड है ए और बी, और ये तीसरी साइड है सी, मान लो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 2 साइड का प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू तीसरी साइड के स्क्वायर से हाफ है, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस 2 को मैं इधर लाऊंगा, यानी कि 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू होती है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल, और मैंने अलजेब्रा में आपको एक चीज बताई थी कि ये चीज तभी ट्रू होती है जब a बराबर है b हो, बताई थी कि नहीं बताई थी, कई चीजें बताई थी ऐसे अलजेब्रा में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab तभी होता है जब a और b बराबर हो, यानी कि a और b बराबर हैं। अगर a और b बराबर हैं तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, तो इसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों 45-45 डिग्री के होंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है तो 2 न्यून कोणों में से एक कौन सा होगा, एक क्या, दोनों के दोनों 45 हो, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप ये भी बोलोगे सर मुझे तो याद नहीं है, याद नहीं है तो एक तो रिवाइज कर लो, आज ही इसी बहाने रिवाइज कर लो ना, अलजेब्रा के अगर नोट्स बनाए हैं तो एक बार उनके ऊपर से नजर मान लो, फायदा होगा, करके दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2ab को उधर लेकर जाओ, तो जब आप 2a को उधर लेकर जाओगे तो 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना तो याद होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल याद है, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, वो कब होगा, जब वो नंबर 0 के बराबर है ना, क्यों, क्योंकि ये तो भैया ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू b, यहां से फिर आप वहां पर चले जाओ, दैट्स ऑल। बताइए भैया, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगेगा। मैं एक बार बेसिक सी बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद आप खुद ट्राई करना, उतना बता दो उसके बाद ट्राई कर लेना। इन द फिगर देयर इज ए सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड डायमीटर AB, PQRS डायमीटर AB, यानी कि इस सर्कल का रेडियस जो है R है, डायमीटर अगर 2R है तो रेडियस R है, ठीक है। PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, PQRS एक स्क्वायर है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, और जब भी ऐसा होता है, आगे आप जानेंगे, आगे जब मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का आप इसके अंदर डालते हो तो चीजें सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो, सिमेट्री मेंटेन करके चलती हैं चीजें, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, इससे उधर स्क्वायर की जितनी साइड है उतनी ही इधर होती है, स्क्वायर बिल्कुल बीच में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का जो स्क्वायर है सर्कल में बीच में आएगा, अगर स्क्वायर साइड में आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का कैसे हो सकता है, सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर ही नहीं बनेगा, ऐसे ये इसको टच ही नहीं करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का अगर स्क्वायर बनना है ऐसे,
तो वो बीच में ही आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर बनाने के बाद दो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के स्क्वायर बनाए गए, बड़े से बड़े जितने बन सकते थे, मतलब बनने को तो ऐसे छोटा भी बन सकता था, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के बनाए गए, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ आरसी एंड एफएस, तो आरसी की लंबाई, आरसी यानी कि आपकी जो बाई के आकार की आरसी होती है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, एंड एफएस इसकी लंबाई। आर्चरों की नहीं पूछ रहा, चाप की नहीं पूछ रहा, आरसी की और एफएस की। तो मेरे को एक बात बताओ, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर डाला गया, इधर भी एक स्क्वायर डाला गया, ये बिल्कुल बीच में है ये स्क्वायर, इधर भी एक स्क्वायर डाला गया, तो ये दोनों स्क्वायर सेम साइज के होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। यहाँ मैंने बनाया तब नहीं दिख रहे हो, लेकिन है, ठीक है, बिकॉज सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो इसकी जो लंबाई होगी वही लंबाई इसकी होगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल वही लंबाई होगी, तो किसी भी एक साइड की लंबाई निकाल लेना और उसको डबल कर देंगे, ठीक है, ये हमने करना है। अब आप इसको एक बार ट्राई कर लो, मैंने आपको समझा दिया, फिर मैं समझा दूंगा। कर लो ट्राई, पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है आरसी की लंबाई, और उसने हमसे पूछा है एफएस की लंबाई। मैं सिर्फ आरसी की निकाल लूंगा या एफएस की निकालूंगा, किसी भी एक की निकाल लूंगा, ठीक है, और उसको डबल कर देंगे। तो आरसी की लंबाई निकालने के लिए एक तो आपको चाहिए ये, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लेना है तो एक तो चाहिए आपको डीसी की लंबाई, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर की साइड। आप बोलोगे जी हाँ सर चाहिए। और एक आपको चाहिए ये, तो आपको ये कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा जब आप बड़े वाले स्क्वायर की साइड में से छोटे वाले स्क्वायर की साइड घटा दोगे। तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड तो हम निकाल ही रहे हैं, यहाँ पर भी वो काम आ जाएगी, और हमें बड़े वाले स्क्वायर की साइड चाहिए। तो आपका जिंदगी का लक्ष्य हो गया कुछ अगले कुछ मिनट्स के लिए कि आपको बड़े वाले स्क्वायर की साइड निकालनी है और छोटे वाले स्क्वायर की साइड निकालनी है, वो निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, एक बार कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये इसका सेंटर होएगा दोस्त। अब मैं किसी न किसी तरह क्या करूंगा, बिकॉज मुझे रेडियस पता है आर, और आर के अंदर ही सारे आंसर हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी न किसी तरह बड़े वाले स्क्वायर की साइड आर के अंदर निकालूंगा रेडियस के टर्म्स में, छोटे वाले स्क्वायर की साइड भी आर के टर्म्स में निकालूंगा, फिर यहां से मैं आरसी की लंबाई निकालूंगा। तो मैं पहले बड़े वाले स्क्वायर की साइड में निकालूंगा, मैं एक ऐसी ट्रायंगल बनाऊंगा जहां पर बड़े वाले स्क्वायर की साइड हो और आर हो, ये चीजें इन्वॉल्व हो, ताकि मैं बड़े वाले स्क्वायर की साइड निकाल पाऊं आर के टर्म्स में। तो देखो बड़े वाले स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया 2a। आप बोलोगे सर ए क्यों नहीं माना, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो जरा, अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो अगर बड़े वाले स्क्वायर की साइड में a मानता तो ये a/2 हो जाता, ये a/2 हो जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया। फ्रैक्शन में क्यों डील करें अपने आप से, तो ये a हो गया, और o से लेकर s तक क्या हो गया, रेडियस हो गया सर्कल का, और p से लेकर s तक क्या हो गया, p से लेकर s तक स्क्वायर की पूरी साइड आ गई, यानी कि 2a, और ये राइट एंगल है। तो अब तो आप यार इजीली लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लगाते हैं, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 5। तो मेरे को एक बात बताओ, बड़े वाले स्क्वायर की साइड यानी कि 2a को आप निकाल सकते हो कि नहीं r स्क्वायर के टर्म में? r के टर्म में आप निकाल ही सकते हो, स्क्वायर रूट करो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम तो अपना हो गया, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिकॉज हमें सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए ना भाई साहब, है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मेरा एम है कि मैं छोटे स्क्वायर की साइड निकाल लूँ, तो बताओ कैसे निकालेंगे छोटे स्क्वायर की साइड? कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि छोटे स्क्वायर की साइड और रेडियस उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जो हमें पता हो लेंथ। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अगर मैं छोटे वाले स्क्वायर की साइड x मान लूँ x, तो ये जो एफ जी है ये भी इसके स्क्वायर की साइड ही है, तो ये भी x होगी, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। ये जो जी पी है ये भी x होएगा, है? और ये पी ओ है ये क्या होएगा, ये a होएगा, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर की पूरी साइड हमने 2a मानी थी, ये आधा है a होएगा। और ये जो एफ ओ है ये r होएगा। तो फिर से r के टर्म में हम निकालेंगे, हमें r भी पता है हमें a भी पता है, यानी कि कुल मिलाकर हमें a पता है r के टर्म में, वो हम यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया। तो एक बार अब मैं क्या करता हूँ, देखो या तो मैं ए की जगह आर रख सकता हूँ या आर की जगह ए रख सकता हूँ। तो आर ए की जगह आया है, ए कई जगह आया है, एटलीस्ट 2 जगह आया, तो मैं आर की जगह रख रहा हूँ। आर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 5a स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज आर और ए हमें दोनों पता है, ए पता है तो आर के टर्म्स में ले ही आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2ax, 5a स्क्वायर कोई साइड लेकर आओ, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों साइड से 2 काट दो, 2 कॉमन लेकर काट दो, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, और ये चीज़ मैंने आपको सोल्व करनी बताई है कि नहीं, इक्वेशन सोल्व करनी बताई है कि नहीं। तो और मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्त इसके जो रूट्स निकलते हैं ना ऐसी इक्वेशन के, जिसके अंदर देखो ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि x के अलावा यहाँ पर y हो, a हो, b हो, तो उसके रूट्स ऐसे निकलते हैं 2a 3a, इस तरह से निकलते हैं, दोनों के साथ a होता है। तो जब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है तो 3 दूनी 6a स्क्वायर होएगा, दोनों का सम होगा तो 3 और 2 5a होएगा। तो कुछ देर के लिए आप a स्क्वायर और a को भूल जाना बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो इसको अगर आप हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, मैंने आपको वो तरीका ही बताया, मैं नहीं करना चाहता अभी वो है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये फास्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -2, साइन नहीं बदलते, सम ऑफ रूट्स है -1, तो एक बार देखो जरा, -2 और 1, प्रोडक्ट -2, सम -1, ठीक है। तो अब इनके साथ a चिपका दो, 2a और 1a, तो ये है x की वैल्यूज। लेकिन x की वैल्यू -2a हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि भैया स्क्वायर की साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू a है, तो x की वैल्यू a है मेरे दोस्त, और a की वैल्यू हमें पता है, अब तो हम इजिली निकाल लेंगे। x और a दोनों बराबर हैं, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है RC। तो मेरे दोस्त हैं, बड़े वाले स्क्वायर की साइड क्या है? बड़े वाले स्क्वायर की साइड है 2a, छोटे वाले स्क्वायर की साइड क्या है? छोटे वाले स्क्वायर की साइड थी x, हमने मानी थी, लेकिन x जो है वो a के बराबर ही है, तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड है a, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा। ये राइट एंगल है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये √2a हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, बताया कि नहीं बताया? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में 1/1√2 का रेशियो होता है, बताया था, 45-45 साइन रूल के अंदर। ये दोनों साइड बराबर होंगी 1 और 1, और ये उनकी √2 गुना होगी। अगर आपको नहीं याद है तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लो, a² + a² 2a² अंडर √2a। तो ये क्या है? ये √2a है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर √2a नहीं है दोस्त, RC और FS का सम पूछा था, आपका आंसर है 2√2a, बस ये आपका आंसर होगा। बस a की वैल्यू रखने की देर है, तो 2√2a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। a की वैल्यू है अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, r√5। इस शक्ल का प्राणी जहां पर मिले, 2r उसने इकट्ठे लिख दिए, ये दोनों उसने इकट्ठे लिख दिए, ऑप्शन। अभी तो काफी चलना है हमें। तो भी एक छोटा सा कंसेप्ट, बिल्कुल छोटू सा कंसेप्ट, बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट, मजे आ जाएंगे आपको इसके क्वेश्चन करके। एक बार देखो जरा, अरे माइक की तार दब रही है पैरों के तले, गड़बड़ ना हो जाए। अपनी ही आवाज पर पैर रख दिया क्या मैंने? रेंज ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड, अगर आपको दो साइड गिवन हो किसी ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड की लंबाई, ये नहीं है कि आपकी मन मर्जी आप कुछ भी ले लोगे और ट्रायंगल बन जाएगी, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, अभी ध्यान देकर सुनना, अपने पास एक ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स ये हैं, एक तो ये, एक ये, और जो ये दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल फिक्स नहीं है, आप इनको कैसे भी कर सकते हो, मतलब इसको आप इधर उधर घुमा सकते हो ऐसे। तो जो थर्ड साइड है उसकी लंबाई बताओ। तो क्या होगा? ये हो सकता है कि आप, या फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर 5 और 8 हैं, 5 और 8 है, एक बार इस सारे को रब कर देते हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि भैया मेरे को ये पूरी ट्रायंगल बनानी है, तो तीसरी साइड की लंबाई क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो एक तो ये भी केस हो सकता है कि तीसरी साइड को आप बहुत ही छोटा ले लें, यानी कि तीसरी साइड को आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ले लें, तो ये ट्रायंगल कभी बनेगी ही नहीं। 5 और 1, ये जो सिरा है और ये जो सिरा है, ये एक दूसरे तक पहुंचेंगे ही नहीं अगर आपने बहुत ज्यादा छोटी ले ली, जैसे मैं यहां पर लेने वाला हूं। देखो ये दोनों साइड मैंने इतनी छोटी ले ली कि भैया ये एक दूसरे तक पहुंचेंगी ही नहीं, ये कभी भी ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। देखो ट्रायंगल कब बनेगी? ट्रायंगल जब बनेगी ना, जब भैया ये इस स्पेस को क्लोज कर पाएंगे, आपस में ऐसे बंद कर पाएंगे। तो अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, तो तीसरी साइड की मिनिमम कुछ लंबाई होती है, उस मिनिमम लंबाई से बड़ी लेनी पड़ती है, और मैक्सिमम भी कुछ होती है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटी ले लो और बहुत ज्यादा बड़ी ले लो तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। इसको 1 सेंटीमीटर लोगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, और ऊपर से अगर इसको आपने ले लिया कितना 15 सेंटीमीटर तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। कैसे दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, इनकी लेंथ फिक्स है बट इनके बीच का एंगल फिक्स नहीं है, तो तीसरी साइड को मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लिया, जरूरत से ज्यादा, तो अब ये कभी भी ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। देखो अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ट्रायंगल बन तो रही है, कुछ लोगों को लगेगा सर बन गई। मैं कह क्या रहा हूं, ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती जिसकी साइड्स 5, 8 और 15 हो। ये जो ट्रायंगल आप बनाओगे ये ऐसे बनेगी, ये जो आप ट्रायंगल बनाओगे 5, 8 और 15 वाली, ये कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे कि ये 5 है, ये 8 है और ये पूरा 15 है। तो मेरे को एक बात बताओ, तीसरी साइड की लंबाई 15 है क्या?
ये जो आधी वेस्ट हो रही है, आप बोलोगे सर इस एंगल को थोड़ा और खोल दो, इसको कितना भी खोल लो, अगर आपने इस एंगल को पूरा भी खोल दिया ना दोस्त 8, इसको पूरा सीधा भी कर दिया 5, तो भी ये 13 ही बनता है। आपने तीसरी साइड ले रखी है 15 की, कैसे मिल जाएगी वो, कैसे ये दोनों मिल जाएंगे, ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड की कुछ रेंज है कि मिनिमम उसकी क्या लंबाई होनी चाहिए कि ट्रायंगल बने, मैक्सिमम उसकी क्या लंबाई होनी चाहिए कि ट्रायंगल बने, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स हैं ए और बी, तो जो थर्ड साइड है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होने चाहिए उसका मेजर, यानी कि a माइनस बी, हो सकता है a बड़ा है b बड़ा है, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं मोड लिख देता हूं कि जो तीसरी साइड की लंबाई है वो हमेशा इनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, इनका डिफरेंस शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, और जो तीसरी साइड की लंबाई है वो इनके सम से छोटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरे को एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी दो साइड्स 5 और 8 हैं, तो तीसरी साइड की लंबाई 5 और 8 का डिफरेंस क्या है, वो है 3, तीसरी साइड की लंबाई 3 से बड़ी होनी चाहिए और इन दोनों का सम क्या है 13, 13 से छोटी होनी चाहिए। अगर तीसरी साइड आप 3 सेंटीमीटर की लोगे तो भी नहीं बनेगी ट्रायंगल, 3 सेंटीमीटर की लोगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, 3 से बड़ी, भले ही 3.1 ले लो या फिर भले ही 3.00001 ले लो, ट्रायंगल तो बन जाएगी गंदी सी ठीक है, बन जाएगी, 3 लोगे तो नहीं बनेगी। तो अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड की लंबाई क्या होती है, उनके डिफरेंस से बड़ी होती है, बस कितनी बड़ी नहीं, ट्रायंगल बनेगी बड़ी होनी चाहिए बस, और उनके सम से छोटी होनी चाहिए। तो तीसरी साइड की लंबाई 3 से बड़ी और 13 से छोटी होगी तो ही ट्रायंगल बनेगी इस केस में, समझ गए। तीसरी साइड की लंबाई डिफरेंस से बड़ी सम से छोटी होती है। अब क्वेश्चन करें इसके ऊपर, बहुत मजेदार बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, अगर दो साइड एक ट्रायंगल की 3 और 8 हैं तो तीसरी साइड की लंबाई बतानी है। तो तीसरी साइड की मैंने लंबाई बताई है कि हमेशा दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ी होती है, मतलब ट्रायंगल की कोई भी साइड उठा लो, ट्रायंगल की कोई भी साइड जो बाकी दो साइड हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होती है उसकी लंबाई, और बाकी दो साइड के सम से छोटी होती है, तभी ट्रायंगल बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इन दोनों साइड का डिफरेंस क्या है, इन दोनों साइड का डिफरेंस है 5, तो तीसरी साइड की लंबाई 5 से बड़ी होगी, 5 के बराबर नहीं होगी, बड़ी होगी, और 8 और 3 11, 11 से छोटी होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता, 9 तो हो सकता है, 5 और 11 के बीच में 10 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकती दोस्त, इससे बड़ी होगी। 8 भी हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 11 से बड़ा थोड़ी, 11 से छोटी होगी। तो थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो सकते, तो आंसर इज कौन सा, थर्ड एंड फिफ्थ नहीं हो सकते, सॉरी, तो आंसर इज ऑप्शन डी। समझ रहे हो, sides of a triangle are 4 centimeter and 7 centimeter, ठीक है। if the perimeter of this triangle is denoted by p, then अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स 4 और 7 हैं तो तीसरी साइड के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो तीसरी साइड के बारे में आप कह सकते हो कि 7 और 4 का डिफरेंस 3, कि तीसरी साइड 3 से तो बड़ी है और का सम 11, 11 से छोटी है। तो इसके पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ। देखो, तीसरी साइड 3 से बड़ी है तो पेरीमीटर क्या होएगा, 7 और 4 11 और 3 14, 14 नहीं होएगा, 14 से बड़ा होएगा, 14 से बड़ा होएगा। ये साइड 3 नहीं है, 3 से बड़ी है, तो समझ रहे हो, 7 और 4 11 और 3 14, 14 से हल्का सा बड़ा ही होएगा, कितना बड़ा होएगा हमें नहीं पता, लेकिन 14 से बड़ा होएगा। अब आगे पेरीमीटर की मैक्सिमम वैल्यू, जो तीसरी साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 हो सकती है, तो 4 और 7 11 और 11 22, तो 22 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि 22 भी कभी नहीं होगा पेरीमीटर, 22 से छोटा ही होएगा, 22 से पक्का छोटा होएगा। तो जो पेरीमीटर है वो 14 से बड़ा, 22 से छोटा, 14 इज लेस देन पेरीमीटर इज लेस देन 22। अब कई स्टूडेंट को पता क्या लगता है कि सर पेरीमीटर 14 से बड़ा है तो 15 होएगा और पेरीमीटर 22 से छोटा है तो 21 होएगा, तो 15 इज लेस देन इक्वल टू पेरीमीटर इज लेस देन इक्वल टू 21। भाई पेरीमीटर 14 से बड़ा होएगा तो इसका मतलब ये नहीं है 15 होएगा, वो 14.1 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि तीनों साइड्स इंटीजर में है, ये वाला केस ट्रू हो सकता है। अगर तीनों साइड इंटीजर में है तो जो तीसरी साइड है वो 3 ना होकर 4 होगी, 3 तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो 4 ही उसकी पॉसिबिलिटी है सबसे छोटी। ठीक है, क्लियर है, बताओ।
कंसिडर ट्रायंगल विथ साइड्स 8, 15 एंड x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये। तो यहाँ पर दो चीजें लगेंगी, एक तो दो कंसेप्ट लगेंगे, एक तो लगेगा कि थर्ड साइड की क्या लंबाई हो सकती है, और एक कंसेप्ट लगेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब होती है। मैंने आपको बताया पाइथागोरस के कजन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अच्छा माइनस। हिंट दे दिया, अब इसको सोल्व कर लो। तो भैया इसकी साइड 8, 15 और x है, तो दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है, एक बार तो ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। तो जो तीसरी साइड की लंबाई है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो देख लेते हैं। तीसरी साइड की लंबाई इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। 15 और 8 का डिफरेंस है 7, यानी कि 7 से बड़ी होगी, और इन दोनों का सम है 23, यानी कि 23 से छोटी होगी। तो 7 से बड़ी हो सकती है, 23 से छोटी हो सकती है। लेकिन अब यही आंसर मार्क नहीं कर देना है कि यही आंसर मार्क कर दो। अगर तीसरी साइड 7 से बड़ी हो, 23 से छोटी हो, तो ट्रायंगल तो बनेगी, कभी ओबट्यूस बनेगी, कभी एक्यूट बनेगी, कभी राइट बनेगी। हमें सिर्फ ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल चाहिए ना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, या तो सबसे बड़ी साइड 15 हो या सबसे बड़ी साइड x हो। सबसे बड़ी साइड 8 तो नहीं हो सकती, ये तो हम मानते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो तीसरी साइड है, देखो तीसरी साइड की लंबाई 8 हो सकती है कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ हो सकती है। तो तीसरी साइड की अगर लंबाई 8 हुई तो बड़ी साइड क्या हो गई, ये हो गई। अगर तीसरी साइड की लंबाई 22 हुई, 22 हो सकती है, 23 नहीं हो सकती, 22 हुई, तो फिर ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और इसने इंटीजर ही बोला है ना, x की वैल्यू इंटीजर ही है, इसलिए 23 से जस्ट छुट्टी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे, या तो x हाइपोटेन्यूज हो या फिर 15 हाइपोटेन्यूज हो। तो अगर x हाइपोटेन्यूज हुआ, हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते, यानी कि सबसे बड़ी साइड हो, अगर x सबसे बड़ी साइड हुई है और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुई, तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बड़ा होता है बाकियों के स्क्वायर के सम से। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो ये ऑब्ट्यूस तभी बनेगी जब सबसे बड़ी साइड, मैंने मान लिया कि x लार्जेस्ट साइड है। दो केस बनेंगे, दूसरा केस बनेगा कि भैया 15 लार्जेस्ट साइड है, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 289, x इज ग्रेटर देन 17। तो x जो हो 17 से बड़ा होना चाहिए। अगर x सबसे बड़ी साइड है और हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो x जो है वो 17 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 17 नहीं हो सकता, 18 हो सकता है। तो 18 से लेकर 22 तक वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बोले तो 5 वैल्यूज, 22 में से 18 गए 4, कई बच्चे 4 कर देते हैं, 18 मत घटाओ, 18 को इंक्लूड करना है तो 22 में से 17 घटाओ। पहले 22 नंबर हैं, उनमें से पहले 17 नंबर घटाने हैं, आगे वाले रखने हैं, 22 माइनस 17 18। अब दूसरा केस हो सकता है मेरे दोस्त, क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि 15 लार्जेस्ट साइड हो। अगर 15 लार्जेस्ट साइड हुई तो 15 का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम से। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है ना, तो 15 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 64 को इधर लेकर आओ तो क्या बन जाएगा, इसको मैं पलट रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। x स्क्वायर इज लेस देन 161। तो भैया x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 161 से छोटा है। x की वैल्यू मैं 13 ले सकता हूँ क्या? इसके आसपास का स्क्वायर देखो 13, x की वैल्यू मैं 13 तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12 ले सकता हूँ क्या? हाँ 12 ले सकता हूँ। तो x की वैल्यू 12 तक ही जा सकती है, उसके आगे 13 नहीं जा सकती। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 8 से लेकर 12 तक। तो टोटल कितने वो हो जाएंगे? 5 केसेस यहाँ पर। तो देखो दोस्त, 5 और 5 10 ऐसी ट्रायंगल बन सकती हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होंगी, जिनकी दो साइड 8 और 15 होंगी। यहाँ पर आंसर इज सी। मैं एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा हमने किया क्या है वो मैं बता देता हूँ एक बार। डरने की बात नहीं है, लंबा क्वेश्चन नहीं है, मैं अकेला करूंगा तो बहुत जल्दी करूंगा, आप भी बहुत जल्दी करोगे। देखो फिर से बताता हूँ, तीसरी साइड की लेंथ की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने देख लिया कि तीसरी साइड पक्का 7 से बड़ी होगी, 23 से छोटी होगी। एक कंसेप्ट लगाया हमने। अब बोलोगे जी हाँ कि थर्ड साइड की लेंथ क्या होती है, रेंज, वो हमने कंसेप्ट लगाया। दूसरा कंसेप्ट है कि जब हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी होती है तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पाइथागोरस के कजन्स में। ठीक है, तो या तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, जरूरी थोड़ी है यार एक्स ही होगी। मान लो आप x की ऐसी वैल्यू लो कि ये सबसे बड़ी हो, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि नहीं? तो या तो ये सबसे बड़ी साइड होगी या ये सबसे बड़ी साइड होगी। अगर ये सबसे बड़ी साइड होगी तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा, वो हमने चेक किया। या फिर ऐसा केस हो कि ये सबसे बड़ी साइड है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा, वो कंडीशन चेक की और अपने पास दो ये चीजें आ गई, दो रेंज आ गई।
दो इंटरवल आ गए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। बताओ भाई, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एफजीएच, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एफजीएच, फजच नाम है इस ट्रायंगल का, एफ जी इज लेस देन 3, एफ जी 3 से छोटी है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है यानी कि दो साइड छोटी हैं, दो साइड बराबर है, तो या तो ये दो साइड बराबर हो सकती हैं, तो अगर ये लेस देन 3 है तो ये भी लेस देन 3 होगी, मतलब इसके बराबर ही होगी, और तीसरी साइड 8 है। मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी दो साइड 3 से छोटी लेंथ की हो और एक साइड 8 हो? मैंने क्या बताया, कभी भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगी जब आप किसी भी साइड को उठा लो, किसी भी साइड को, किसी भी साइड की लेंथ जो है बाकी दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होगी और बाकी दो साइड के लंबाइयों के सम से छोटी होगी। कोई भी साइड उठा लो, ट्रायंगल की हर एक साइड इस कंडीशन को फॉलो करती पाएगी। तो मैंने 8 को उठाया, क्या 8 इन दोनों का डिफरेंस तो जीरो ही होगा, बिकॉज आइसोस्केलस इनके डिफरेंस से तो बड़ी है। क्या इनके सम से छोटा है 8? ये भी 3 से छोटा, ये भी 3 से छोटा, तो इन दोनों का सम अगर ये 2.9 भी ले लोगे तो भी 6 नहीं बनेगा, 6 से छोटा तो ही नहीं है, तो ऐसी ट्रायंगल तो नहीं बन सकती। तो भैया ये आइसोस्केलस तो है, एग्जामिनर तो बोल रहा है आइसोस्केलस है, तो मेरे दोस्त आइसोस्केलस है कि ये दो साइड इक्वल हो, ये दो साइड भी इक्वल हो सकती हैं, हो सकता है ऐसे वाली आइसोस्केलस बने कि 8 8 और लेस देन 3, हाँ ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसे लेस देन 3 को उठाकर देख लो, बाकी दो के सम से छोटी है, बाकी दो के डिफरेंस से बड़ी है, ऐसी ट्रायंगल बन सकती है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स 8 हो और तीसरी साइड 3 हो। आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे, अगर दो साइड 8 हैं, ये मान लो ये दो साइड 8 है, इनके मुंह को मैं कितना भी खोलूँ, जीरो खोलूँ, जीरो खोलूँ नहीं, एक खोलूँ, दो खोलूँ, तीन खोलूँ, चार खोलूँ, 5 खोलूँ, 8 खोलूँ, 9 खोलूँ, 10 खोलूँ, ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो यानी कि जी एच इज इक्वल टू एफ एच, ठीक है। एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स दैट आर साइड ऑफ एन obtuse एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 4, obtuse एंगल ट्रायंगल है और एक्स वाई 4 है। अगर एक्स वाई 4 हैं, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, ये चार केसेस पॉसिबल है, तो हमें जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर मैं एक और चार वाला केस निकाल लूँ तो ये केस तो ऑलरेडी सोल्व हो ही जाएगा, तो मैं सिर्फ ये दो केस सोल्व करूंगा, ठीक है, कि जेड की क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले वाला मैं केस ले रहा हूँ कि भैया एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल की साइड है, एक्स की लेंथ 1 हो सकती है, वाई की 4 हो सकती है, तो ये क्या होगी, तीसरी साइड होगी जेड, ये पहला केस है। तो जेड की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो मैं देख रहा हूँ। तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी, इनके डिफरेंस से तो बड़ी होगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, 3 से तो बड़ी होगी, और इन दोनों का सम है 5, 5 से तो छोटी होगी तीसरी साइड की लेंथ, और ये तीनों इंटीजर है तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है 4। तो अगर तीसरी साइड की लेंथ 4 है और हमने ये भी देखना कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बने, क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी? नंबर 1 तरीका तो ये है, आप ये देखो कि सबसे बड़ी साइड को उठाओ। अब आप बोलोगे सर सबसे बड़ी साइड तो कोई भी नहीं है, 4 और 4 है, तो भैया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर दो साइड बराबर हैं तो दो साइड के सामने 90 से बड़ा एंगल तो नहीं हो सकता, नहीं तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा सम। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, जिस ट्रायंगल में, अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं उनमें उन दोनों साइड के सामने वाले एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते ना। अगर 90 से बड़ा एंगल होएगा, अगर मैं इनके मुंह को थोड़ा और खोल दूं, अगर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को आपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना है तो एक ही केस पॉसिबल है कि इस एंगल को 90 से बड़ा करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एंगल को 90 से बड़ा करोगे तो ये 4 के सामने है, ये भी 4 के सामने है, तो इसको भी 90 से बड़ा करना पड़ेगा, और दो एंगल 90 से बड़े हो नहीं सकते ट्रायंगल में। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना सकते हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जो साइड इक्वल है उनके बीच वाला एंगल 90 से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये तो 90 से बड़ा नहीं हो सकता, आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई इसके सामने वाली साइड 1 है, और 90 से बड़ा अगर कोई एंगल होएगा तो वो एंगल सबसे बड़ा होएगा, सामने वाली साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो क्या ये सबसे बड़ी है? नहीं, ये ऐसी ही ट्रायंगल बनेगी 4 4 1, ऐसी ऊंची चौंच वाली एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, क्लियर है। तो भैया यहाँ पर तो इसकी जो तीसरी साइड है वो 4 हो सकती है, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, यहाँ से अपना आंसर नहीं निकलेगा। अगर हमें कुछ उम्मीद है जिंदगी से तो सिर्फ यहीं से। तो ये देखते हैं, अगर दो साइड 2 और 2 हैं तो तीसरी साइड क्या हो सकती है? तो भैया तीसरी साइड की लंबाई इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी, यानी कि 0 से बड़ी, इन दोनों के सम से छोटी यानी कि 4 से छोटी। तो तीसरी साइड 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है, अधिक कोण त्रिभुज अगर आपको बनानी है, तो ये एंगल ही 90 से बड़ा हो सकता है, ये दोनों 90 से बड़े नहीं हो सकते। तो अगर ये तीसरी साइड को आप 1 ले लोगे तो क्या ये एंगल 90 से बड़ा होगा? ये एंगल 90 से बड़ा तभी होएगा ना जब ये वाली साइड सबसे बड़ी होएगी, यानी कि ये 2 और 2 से ही बड़ी होएगी। तो इसको अगर आप 1 लोगे तो कुछ ऐसी ट्रायंगल बनेगी,
2 2 1। यहाँ पर मैं आपको लॉजिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर मैथमेटिकली बताओ। मैथमेटिकली बताने का क्या मतलब है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, तो जहाँ पर सबसे बड़ी साइड है ही नहीं, सबसे बड़ी अगर 2 साइड आइसोस्केलेस हैं तो वो नहीं होगी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस वो तभी होगी जब सबसे बड़ी साइड ये मिलेगी और सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। पाइथागोरस का कजन जो मैंने बताया कि भाई एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है या फिर राइट एंगल है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो तीसरी साइड 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि फिर तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूस का है 60-60-60 हो जाएगा। तीसरी साइड 3 हो। अब आप बोलोगे सर अब तो पक्का बनेगा। अरे पक्का गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। क्यों? देखो, अगर एक ऐसी ट्रायंगल बने 4-4-5, अब आप बोलोगे सर ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तभी बनती है जब सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। 16 16 32, ये तो छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है अभी भी। इस केस में है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 बहुत बढ़िया, मुबारक। सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। हाँ, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनी, ये 90 से बड़ा है। तो z की वैल्यू क्या होगी? 3। उसने z की वैल्यू पूछी है। How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is equal to 12? तो ट्रायंगल आइसोस्केलस है और 2 साइड का सम 12 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इक्वल साइड्स का ही सम 12 हो। एक इक्वल और एक अनइक्वल साइड का सम भी 12 हो सकता है, ठीक है। तो भैया 2 केस यहाँ पर बनेंगे। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ऐसा केस बन सकता है या तो इन दोनों का सम 12 हो या फिर इसका और इसका सम 12 हो। 2 केस बन सकते हैं, या तो दोनों इक्वल साइड का सम 12 हो या एक इक्वल और एक अनइक्वल साइड का सम 12 हो। अगर 2 इक्वल साइड का सम 12 है तो एक केस बनेगा 6 और 6। अगर इन दोनों का सम 12 है तो मान लो मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका और इसका सम 12 है, 12 माइनस x। इन दोनों का सम 12 है। तो इन दोनों केस में करते हैं। तो सबसे पहले वाला केस देखते हैं। सबसे पहले वाले केस में थर्ड साइड की पॉसिबिलिटी क्या है? इसने एंगल भी बताया है क्या? एंगल इसने नहीं बताया, ऑब्ट्यूस एक्यूट ऐसे नहीं बताया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। तो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है, चाहे कैसी भी ट्रायंगल बने हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो तीसरी साइड की जो लंबाई है वो इन दोनों का डिफरेंस 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और इन दोनों का सम 12 से छोटी होनी चाहिए, और सारी इंटीजर हैं। हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स? इंटीजर है ना, तभी आंसर देना पॉसिबल होगा, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो तीसरी साइड की लंबाई 1 से स्टार्ट होकर 11 तक हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 11 तक हो सकती है। ये बनेंगे, क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये बनेगी, पॉसिबल है। तो यहाँ पर टोटल 11 वेज हैं, 11 वैल्यूज हो सकती हैं, 11 ट्रायंगल बन सकती हैं, ऐसी हम कह सकते हैं। 11 ट्रायंगल ऐसी बन सकती हैं। तीसरी साइड की लंबाई 1 से 11 तक जाती है। अब वो केस देखते हैं। इस केस में आप ऐसे नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? बिकॉज एक्स है, अननोन है। तो मैं यहाँ पर कंडीशंस लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो तीसरी साइड की लंबाई है ये क्या होनी चाहिए? तीसरी साइड की लंबाई जो है बाकी 2 साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0। तो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। 0 इज लेस देन 12 माइनस एक्स, और इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, लेस देन 2x। तो ये जो 2 कंडीशन बनी है ना यहाँ पर, ये जो 2 कंडीशन बनी है, इन दोनों को मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ बस, और मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा। उसी चीज, उन्हीं 2 कंडीशन को चेक, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, वहीं से 2 कंडीशन आई। एक तो ये कंडीशन आई और एक ये कंडीशन आई। इन दोनों को चेक करूंगा। अगर मैं इसको चेक करूँ, एक्स को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो एक्स इज लेस देन 12। अगर मैं कंडीशन 1 को चेक करूँ, तो अगर मैं कंडीशन 2 को चेक करूँ इसको, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 माइनस एक्स इज लेस देन 2x। एक्स को मैंने उधर भेजा 3x। अब मैं इनको पलट रहा हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा सा। 3x इज लेस देन 12, तो 3 से काटोगे, x इज लेस देन, ठीक है, 3x का हड़बड़ाहट है रे। ऐसे लिखूंगा मैं 3x इज ग्रेटर देन 12, ऐसे है ना ये, इसको मैंने पलट के लिखा है 12 इज लेस देन 3x, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू की हमें रेंज पता लगी। x की जो वैल्यू है वो 4 से लेकर x 4 से तो बड़ा होना चाहिए, x 4 से बड़ा होना चाहिए, 12 से छोटा। 4 से बड़ा बोले तो 5 से स्टार्ट होएगा और 12 से छोटा 11 तक जाएगा। तो x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? अब आंसर बताओ जल्दी, x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तक 7 वैल्यूज टोटल हो सकती हैं। तो 11 और 7 18। कुछ बच्चे ये मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर तीसरी साइड की लंबाई क्या है? 1 2 3 4 11 तक कुछ भी हो सकती है। आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर तीसरी साइड की लंबाई 5 6 7 11 तक कुछ भी हो सकती है। हाँ, जब x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ये x की वैल्यू है ना, 5 से 11 तक जो हो सकती है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल बनती है? यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती है 6 6 6। और यहाँ पर भी तीसरी साइड की लंबाई 1 से लेकर 11 तक जा सकती है, तो बीच में 6 भी आती है। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनती है 6 6 6। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6 6 6, उसको हमने यहाँ पर भी काउंट कर लिया, यहाँ पर भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया।
एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो एक्चुअल में 18 केस नहीं है, एक्चुअल में 17 केस है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनानी थी, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको निकाल ही दो, 17 की बजाय 16 केस बता दो। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 जगह काउंट कर लिया, उसको टोटल ही निकाल दो दोनों जगह से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस पूछी थी हमसे। तो देखो दोस्त, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप आइसोस्केलेस बोल सकते हो। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन है ए ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो। सिर्फ 2 साइड इक्वल हो वो नहीं, ये नहीं है कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, नहीं, ए ट्रायंगल व्हेन जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो उसको हम आइसोस्केलेस बोल देंगे, बेशक से 3 भी इक्वल हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेशल केस है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समझाता हूं, टेंशन काहे लेते हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स की दुनिया है। ये समद्वि बाहु, दवी वाले में भाई हिंदी में फंस जाते हैं, लेकिन जो मैथ के हिसाब से ट्रू है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी अपनी लैंग्वेज मस्त है, समद्वि बाहु उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ मैथ्स के अंदर, ठीक है, जो है। तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स की दुनिया है जिसकी 2 भुजाएं इक्वल है। समद्वि बाहु में भी ऐसे मान लो जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, बस ये कंडीशन है कि जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, तीसरी है नहीं है हमें उसे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी ट्रायंगल्स घूम रही हैं जिनकी 2 भुजाएं इक्वल है, ठीक है। ऐसी अलग अलग शक्ल की ट्रायंगल घूम रही है जिनकी 2 भुजाएं इक्वल है। ये दुनिया की सारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल इसके अंदर कैद है। जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल, हमने क्या किया, हम पूरी दुनिया में घूमे, हमने ट्रायंगल को देखा, तुम्हारी 2 साइड बराबर है, पकड़ के इसके अंदर देके मारा, 2 साइड बराबर है, पकड़ के, तीसरी साइड को चेक करने का टाइम ही नहीं था। तो यहाँ पर कई ट्रायंगल ऐसी भी घूम रही है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर दुनिया की सारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये हैं, तो इसके अंदर 2 तरह की ट्रायंगल मिलेंगी। एक तो ऐसी जिनकी सिर्फ 2 साइड इक्वल हैं, और एक ऐसी जिनकी तीनों साइड भी इक्वल हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक छोटा सा हिस्सा है सारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ना। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। जैसे किसी की इनकम अगर 40,000 से ज्यादा है, आप उसे पूछोगे कि क्या आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा, वो बोलेगा हाँ। 40 से ज्यादा 20 से ज्यादा होगी, तो इसकी अगर किसी की तीनों साइड इक्वल है तो क्या आपकी 2 साइड इक्वल है, हाँ है 2, वो तीसरी भी इनके बराबर ही है। तो कुल मिलाकर हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोस्केलेस होती है। तो यहाँ पर आंसर 17 ही रहेगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने 2 बार काउंट कर लिया था, तो एक बार हम हटा देंगे, एक्स्ट्रा काउंट हो गई, अदरवाइज वो भी आइसोस्केलेस है। आंसर इज ऑप्शन सी। बताओ, ए ट्रायंगल हैज साइड्स a square b square and c square, देन द ट्रायंगल विद साइड्स a b c हैज टू बी। मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर कोई ना कोई साइड तो सबसे लंबी होएगी। मुझे पता नहीं a बड़ा है, b बड़ा है, c बड़ा है, बट कोई ना कोई तो बड़ा होएगा ही। तो जो भी इनमें सबसे बड़ा है मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई तो होएगा ना। मैंने मान लिया ये है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा यही है, कोई ना कोई तो होएगा, मैं उसी को लेना चाहता हूँ। तो किसी न किसी एक को तो मान के इक्वेशन समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सी सबसे बड़ा है, चाहे कोई भी हो मैं उसको पकड़ के इक्वेशन को समझाता। तो मान लिया सी सबसे बड़ी साइड है, और चाहे कोई भी साइड हो ट्रायंगल की, वो इस कंडीशन को तो फॉलो करती है कि बाकी 2 साइड के डिफरेंस से तो वो बड़ी है, बाकी 2 साइड के डिफरेंस से तो वो बड़ी है, बाकी 2 साइड का जो डिफरेंस है वो उससे छोटा है, और वो जो साइड है बाकी 2 साइड के सम से छोटी है, ठीक है। तो मान लो जो सबसे बड़ी साइड है इनमें, चाहे कोई भी साइड सबसे बड़ी हो, वो इस रूल को फॉलो करेगी ना कि बाकी 2 साइड के स्क्वायर से, बाकी 2 साइड के स्क्वायर से नहीं, सॉरी, बाकी 2 साइड के लेंथ के सम से वो छोटी होगी, जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी होगी। तो सी स्क्वायर सबसे बड़ी साइड इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर सी स्क्वायर सबसे बड़ा है, अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़ा है, तो सी जो है वो ए और बी से बड़ा होगा। अगर भैया सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में सी सबसे बड़ा है, तो ए बी सी में सी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर जिस चीज का स्क्वायर सबसे बड़ा है, यहाँ पर वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रायंगल बनाना चाहोगे और ये चेक करना चाहोगे कि वो एक्यूट है, ओब्ट्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसी है, तो आप क्या देखोगे कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के कंपैरिजन में कितना है। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यहाँ पर तो छोटा है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, एक तो ये, इसके हिसाब से हमें ये कंडीशन मिल गई कि भैया किन्हीं भी 2 साइड के सम से छोटी होती है तीसरी साइड की लेंथ। और एक ट्रायंगल ये है, तो एग्जामिनर ने बताया ये एक ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ से एक कंडीशन मिल गई ये है। फिर एग्जामिनर ने बताया आप इस ट्रायंगल के बारे में क्या कह सकते हो, तो मुझे पता है ये कंडीशन पक्का ट्रू है। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अगर सी सबसे बड़ी है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी के साथ ये कंडीशन यहाँ पर लगाई है, जो भी सबसे बड़ी होती, कि भैया सबसे बड़ी का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 के स्क्वायर के सम से छोटा है, यानी कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गई बात? अगर बात नहीं समझ में आई ना फिर भी, तो बताने में कमी नहीं है, थोड़ा सा सोचो। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ हर एक बार मैं बिल्कुल परफेक्टली ठीक नाप तोल के बोल रहा था, आपको समझ में आएगी। कोई भी डाउट है तो ठीक है, इसको ध्यान से समझना।